वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल संगम कोचिंग में। आज की ये वीडियो क्लास 10 के इंग्लिश के यूपी बोर्ड के मॉडल पेपर के बारे में है। जैसे कि कक्षा 12 का हमने मॉडल पेपर दिया था, वैसे बच्चों की रिक्वेस्ट पे कक्षा 10 का मॉडल पेपर भी हमने तैयार किया आपको बताने के लिए। तो ये पीडीएफ हमने यूपी बोर्ड की वेबसाइट से लिया है। तो आप देख सकते हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर इंग्लिश क्लास 10 2021 एंड 22। इसमें टाइम आपको दिया जाएगा पहले की तरह 3 आवर 15 मिनट, 3 घंटे 15 मिनट। MM70 होगा, मैक्सिमम मार्क जो होगा वो 70 होगा। जैसा कि आपको पता है कि 100 में 30 नंबर आपको स्कूल से मिलता है और 70 मार्क्स में आप रिटेन एग्ज़ाम करते हैं। जैसे कि पहला नंबर पे नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि फर्स्ट 15 मिनट आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर को 15 मिनट पढ़ने के लिए दिए गए हैं। विद्यार्थी 15 मिनट इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे, समझेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन है, उसके बाद जो है सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। हालांकि ये कोई ऐसा कुछ नहीं है कि आप 15 मिनट पढ़ने के बाद ही स्टार्ट करें, पहले से भी स्टार्ट कर सकते हैं। पहले से तो आप जान ही जाएंगे कि क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन आने हैं और कैसे कैसे करने हैं। 2 नंबर में लिखा है मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। सारे क्वेश्चंस के मार्क उनके सामने दर्शाए गए हैं। रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग देम। अपना आंसर देने से पहले क्वेश्चन को बहुत ही सावधानीपूर्वक पढ़िए। मॉडल पेपर हमें इस बार इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि यूपी बोर्ड का पहले का जो मॉडल पेपर था वो अलग तरीके का था और अब जो है थोड़ा चेंजिंग आ गई है, तो मॉडल पेपर हम आपको दे रहे हैं ताकि आपको जानकारी रहे पहले से कि किस तरह के प्रश्न आएंगे। पहले बड़े क्वेश्चन आएंगे, छोटे क्वेश्चन आएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, कैसे आएंगे, पैसेज वाले आएंगे, ऐसे कैसे लिखना है, एप्लीकेशन कैसे लिखना है, किस तरह से आएगा, सेंट्रल आईडी आएगा। ये सब चीज़ सारी चीज़ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। शुरू से लास्ट तक बने रहिए। जैसे कि पहले नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये क्वेश्चन, ये जो पैसेज जो दिया गया है, इस पैसेज को आपको केयरफुली पढ़ना है, सावधानी से पढ़ना है। पढ़ करके इसका अर्थ अपने माइंड में हिंदी में समझ लेना है कि क्या क्या मतलब है इसका। इतना अगर आप समझ लेते हैं तो आप देखेंगे कि ये 4 क्वेश्चन नीचे दिए जाएंगे। जैसे कि ए नंबर में लिखा है व्हाट ह्यूमन क्वालिटी डू डॉल्फिन पोसेस अकॉर्डिंग टू द पैसेज। यानी कि इस इस पैसेज के अकॉर्डिंग जो है ह्यूमन क्वालिटी, मानव के गुणों को बताना है। व्हाट ह्यूमन क्वालिटी डू डॉल्फिन पोसेस, डॉल्फिन के बारे में, डॉल्फिन जो मछली होती है इसको आप पढ़ेंगे। हमारे पास कम समय है, यहाँ पर सिर्फ हम आपको बताना चाहते हैं, सॉल्यूशन नहीं करा रहे हैं। तो यहाँ इसको जब आप पढ़ेंगे तो खुद ही समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, और इसके सारे आंसर आपको इसी पैसेज में मिल जाने वाले हैं। ओके, जैसा कि बी नंबर में लिखा है वाई डू सम पीपुल आर्ग्यू दैट मैन इज़ सुपीरियर टू डॉल्फिन्स। कुछ लोग क्यों ये तर्क करते हैं कि मैन, मनुष्य जो होता है, आदमी जो होता है, वो डॉल्फिन के लिए सुपीरियर होता है, श्रेष्ठ होता है। तो ये भी चीज़, इसका आंसर इसमें मिल जाएगा आपको, क्योंकि ये पूरा स्टांजा, ये पूरा पैसेज जो है डॉल्फिन और मैन के ऊपर डिपेंडेड है। तो फाइंड आउट वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स परहैप्स। तो इसमें कह रहा है कि फाइंड आउट ए वर्ड, एक ऐसा वर्ड फाइंड आउट कीजिए, ज्ञात कीजिए, निकालिए, इसमें ढूंढिए जो कि पैसेज में, जो कि मीन्स परहैप्स मीन्स शायद होता है, तो शायद की मीनिंग के बराबर हो। तो इसमें आपको ढूंढना पड़ेगा, इसमें कोई ना कोई वर्ड ऐसा होगा जो कि परहैप्स की मीनिंग का जो है साइनोनिम होगा। तो डी वाले क्वेश्चन में फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच इज़ अपोजिट ऑफ इन्फीरियर। तो इसके लिए आपको मीनिंग्स याद होने चाहिए। मीनिंग्स पावर, वर्ड पावर जिसको हम कहते हैं, वो तेज रहेगा तो आप एंटोनिम और साइनोनिम, जैसे कि साइनोनिम का मतलब मैं बता दूं, पर्यायवाची शब्द होता है, और अपोजिट या एंटोनिम का मतलब होता है आपका विलोम शब्द। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि विलोम शब्द कौन सा होगा, इसमें इसी में ढूंढना है पैसेज में, ठीक है, कौन सा उल्टा शब्द है उसका। चलिए सेक्शन बी में आते हैं। सेक्शन बी आपका राइटिंग सेक्शन से होगा। राइटिंग में क्या क्या राइटिंग, तो 2 तरह की राइटिंग आएंगी आपकी, एक एसे राइटिंग और एक लेटर राइटिंग। जैसा कि देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टू इन्वाइट हिम ऑन योर बर्थडे पार्टी। आपका बर्थडे पार्टी है और उसमें अपने फ्रेंड को आप इन्वाइट करना चाहते हैं, तो किस तरह से आप लिखेंगे लेटर को, ठीक है। तो आप क्लास में हम आपको बता चुके हैं कि लेटर कैसे लिखना है और एप्लीकेशन कैसे लिखना है। यहाँ पर
अगर वो वाला क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो अथवा में भी आपको क्वेश्चन दे जाता है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इशूइंग ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, अर्थात ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखिए। तो सेम ज़्यादातर चीज़ें एप्लीकेशन में सेम ही होती हैं, प्रिंसिपल को जो लिखा जाता है, बस थोड़ा सा अंदर का मैटर चेंज करना होता है, वो भी तरीका हमने आपको बताया है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, राइट रिपोर्ट ऑन द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल इन 60-80 वर्ड्स, 60 to 80 वर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों समझिए थोड़ा सा, क्योंकि चेंजिंग किया है, आप पहली बार पेपर देने जा रहे हैं कक्षा 10 का, और मन में बहुत सारी हिचक होती है, परेशानियाँ होती हैं कि जाएंगे तो क्या होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ से आप तैयार होके जाइए, बिल्कुल निफ़िक्र निडर होकर के पेपर दीजिए। गलतियाँ अगर आप नहीं करते हैं तो आपको कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, कुछ करने वाला नहीं है, बस अपनी सावधानियाँ से काम कीजिए, सावधानियों से। तो तीसरा क्वेश्चन जैसा कि यहाँ पर लिखा है, राइट अ रिपोर्ट ऑन द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल। आपके स्कूल में रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन किया जा रहा है और उसके ऊपर आपको एक रिपोर्ट लिखना है। रिपोर्ट मतलब समझिए कि एक प्रकार का निबंध ही लिखना है। अब उसमें क्या लिखना है तो वो चीज़ का हिंट भी यहाँ दिया रहेगा आपको पेपर में। तो क्या क्या चीज़, हाँ, वर्ड्स का ध्यान रखना है, 60 से 80 वर्ड्स, इससे ज़्यादा ना हो और मतलब 60 से कम ना हो और 80 से ज़्यादा ना हो। क्वेश्चन का मार्क होगा आपका 6 नंबर, यानी कि 6 नंबर का क्वेश्चन होगा ये। तो हमें बहुत ज़्यादा जो है वो भी नहीं करना है, एक ही प्रश्न में बहुत ज़्यादा समय नहीं दिखाना है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती है लास्ट में जाते जाते। तो इसमें हेडिंग दे रखा है, हेडिंग कहेंगे या टॉपिक कह सकते हैं, स्कूल डेकोरेशन। ठीक है, मतलब सबसे पहला हेडिंग आप देंगे स्कूल डेकोरेशन इस तरह से, और नेक्स्ट हेडिंग होगा फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी, कल्चरल प्रोग्राम, स्पीच बाय प्रिंसिपल एंड अदर स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब क्या क्या स्कूल का डेकोरेशन कैसा है, सजावट कैसी है, डेकोरेशन, फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी, झंडे को फहराने का उत्सव, कल्चरल प्रोग्राम, सांस्कृतिक प्रोग्राम क्या हुआ स्कूल में होता है आपका, सिंगिंग कराई जाती है या डांस वगैरह कराया जाता है 26 जनवरी के दिन, तो वो चीज़ के बारे में लिख रहा है कि आपके स्कूल में क्या क्या हुआ उस दिन। ठीक है, स्पीच बाय प्रिंसिपल एंड अदर्स, प्रिंसिपल ने क्या स्पीच दिया और अन्य लोगों ने क्या क्या स्पीच में मुख्य मुख्य बातें क्या बोली, ये सब हेडिंग दे करके आपको लिख देना है। स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, मिठाइयों का बंटवारा कैसे हुआ, कौन सी मिठाई बटी, मिठाई में महंगी मिठाई थी, सस्ती मिठाई थी, ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। और देखिए एक चीज़ और बता दें, हम यहाँ पर बता रहे हैं तो आप लोगों के माइंड में ऐसा बन सकता है कि रिपब्लिक डे पे ही आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ रिपब्लिक डे पे ही आएगा। ये तो एक एग्जांपल के लिए दे दिया गया है, यहाँ पर आपका कुछ भी दे सकता है, साइंस दे सकता है, आतंकवाद दे सकता है आपका, ये दहेज प्रथा होता है आपका, मतलब कुछ भी हो सकता है, दे सकता है। इस बार बिल्कुल चेंज टाइप का हुआ है, तो आप समझने की कोशिश करेंगे कि जो भी आएगा उसको अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। हेडिंग जो है ये लगभग दे ही दिया रहेगा, तो अगर मुझे नहीं लगता कि हेडिंग अगर दे दिया है तो आप नहीं लिख पाएंगे, कुछ तो कुछ ज़रूर ही लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत कम समय में हमें बताना है, ज़्यादा वीडियो लंबी होगी तो अच्छी बात नहीं होगी। अगला होगा, अगर ये नहीं आता है तो राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स। ये भी वही क्वेश्चन है कि मॉर्निंग वॉक के बारे में आर्टिकल लिखिए। ठीक है, तो या तो आर्टिकल कीजिए या तो रिपोर्ट लिखिए, दोनों में से कोई एक आप कर सकते हैं। अगर रिपोर्ट लिखते हैं तो उसमें भी हेडिंग दिया रहेगा, और आर्टिकल लिखते हैं तो इसमें भी हेडिंग दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इंट्रोडक्शन, यहाँ पे आप देख सकती हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, और दूसरा हेडिंग होगा फ्रेश एयर। ठीक है, इंट्रोडक्शन तो सभी लोग लिख लेते हैं, फ्रेश एयर, ताज़ी हवा के बारे में लिखना है। कीप एक्टिव एंड हैप्पी ऑल डे। ठीक है, सक्रिय रहिए और पूरे दिन हैप्पी रहिए, खुश रहिए। गुड फॉर स्टडीज़, ठीक है ना, स्टडीज़ के लिए, पढ़ाई के लिए, अध्ययन के लिए गुड रहिए, अच्छे रहिए। कंक्लूजन, और लास्ट हेडिंग कंक्लूजन। जितना हेडिंग लिखा है उतना ही हेडिंग करें, इससे अधिक हेडिंग ना करें, नहीं तो इसके देने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो हेडिंग जितना दिया जाए उतना ही आप करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन सी, ग्रामर। सेक्शन सी जो होगा वो ग्रामर से होगा। ग्रामर में क्या क्या आएंगे इन बातों का आपको ध्यान रखना है। चौथे क्वेश्चन में लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 1 into 5, यानी कि 5 क्वेश्चन होंगे 1 नंबर के, अर्थात 5 क्वेश्चन के आपके हो जाएंगे 5 नंबर। पहला क्वेश्चन है द ओल्ड मैन केम टू मी, बूढ़ा आदमी मेरे पास आया। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, इसमें एडजेक्टिव
पहचानना है आपको। आप पढ़े हैं नाउन प्रोनाउन ये वगैरह, मतलब नाउन प्रोनाउन, इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं, एडजेक्टिव, ठीक है। तो उसमें आपको बताया गया है कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है। तो इन सब चीज़ों को भी आपको जानकारी में रखना है। पहले ये नहीं आया करता था, लेकिन अभी ये आ रहा है। तो आपको एडजेक्टिव इसमें पहचानना है कि एडजेक्टिव क्या चीज़ है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ थोड़ा सा आपके हिंट के लिए, आप लोग नहीं जानते हो तो यहाँ पे एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, जो क्रिया की विशेषता को बताता है उसे हम क्या कहते हैं, सॉरी कर्ता की विशेषता को बताता है उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव यहाँ पर कौन है, कौन विशेषता बता रहा है? मैन की विशेषता क्या है आप बता सकते हैं? ओल्ड। मैन कैसा है? ओल्ड है, बूढ़ा है, ठीक है। तो ओल्ड जो है इसकी विशेषता को बता रहा है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ओल्ड वाला ऑप्शन सही होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन को हम बताने लगे तो बहुत समय लग जाएगा। ही इज़ अ हार्ड वर्किंग मैन, वह एक कठिन परिश्रमी इंसान है, बहुत मेहनती इंसान है, ठीक है। आइडेंटिफाई द वर्ब, इसमें वर्ब पहचानना है। वर्ब आपको हम बता चुके हैं कि काम जो होता है, मतलब जिस प्रकार का काम बताया गया है उसी को हम कहते हैं क्रिया। तो ही इज़ ए हार्ड वर्किंग मैन, ठीक है। तो यहाँ पर हार्ड वर्किंग मैन जो है वो तो कर्म के रूप में है, तो क्रिया के रूप में सिर्फ और सिर्फ हमें इज दिखाई दे रहा है। ओके, तो यहाँ पर आपकी क्रिया होगी इज। द नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग इज, तो इसको आप कीजिएगा क्योंकि आंसर हम यहाँ पे बताते चलें तो बहुत समय लगेगा। ही इज़ वर्डिड, अब इसमें डॉट 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 दिया है और इसमें फिलअप करना है इन चारों में से, ABCD ऑप्शन में से, ठीक है ना। तो इसमें से आपको फिलअप करना है। इस तरह का क्वेश्चन आएगा। 5वां क्वेश्चन होगा आई विल नॉट गो विथ यू, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। देखो भाई ये भी बताया गया है आपको मतलब कहने का मतलब ये है कि अलग से नहीं बताया गया, लेकिन टेंस में आपको बताया गया। आई विल नॉट गो विथ यू, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा, ठीक है। इसको पास्ट परफेक्ट में आपको चेंज करना है। तो कैसे चेंज करोगे? सिंपल सी बात है भाई, देखो पास्ट परफेक्ट में हैड का प्रयोग होता है, ठीक है। तो आई तो रहेगा और ये विल की जगह पे आपको हैड लगा देना होगा। लेकिन ये भी बात ध्यान देना है कि पास्ट परफेक्ट में मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लगता है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो गो का गो, वेंट, गॉन होता है, आप सभी लोग जानते हैं। तो आई हैड नॉट गॉन विथ यू बताना इसलिए पड़ रहा है, नहीं चाहते हुए भी बताना पड़ रहा है क्योंकि बिल्कुल नई चीज़ें हैं, थोड़ी सी चेंज किया है। तो आप समझिए इस बात को, समझ करके और पेपर में अच्छे से अच्छे अंक लाइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, हमारे यहाँ आवाज़ की थोड़ी प्रॉब्लम है तो इसको थोड़ा सा आप मैनेज कीजिएगा, क्योंकि बहुत भीड़ में मैं बना रहा हूँ ये वीडियो। तो यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स, ठीक है। यानी कि नीचे जो दिया गया है, जितने सारे सेंटेंस दिए गए हैं उनको ब्रैकेट्स के अकॉर्डिंग चेंज कीजिए, ब्रैकेट्स में जो चीज़ें दी गई है। तो जैसे कि हम पहला पढ़ पा रहे हैं, हरी सैड टू मी, हरी ने मेरे से कहा, वाई डिड यू डू इट, तुमने ऐसा क्यों किया, ठीक है। तो चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इसको अच्छे से आपको बताया गया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहे तो कैसे करेंगे, अफर्मेटिव रहे तो कैसे करेंगे, ये चीज़ आप देखिएगा अपनी कॉपी में। दूसरा है हु इज़ राइटिंग अ लेटर, लेटर को कौन लिख रहा है, ठीक है। तो चेंज इनटू पैसिव वॉइस, ये भी बहुत अच्छे से बताया गया है। हु से स्टार्ट होने वाले वाक्यों में कैसे हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, बाई होम लगा करके। इतने से आप समझ सकते हैं कि कैसे इसको चेंज करना है। बताते समय ही हमने बताया था कि ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको मुख्य रूप से रट जाना। तीसरा है पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेरेवर नेसेसरी। इसका मतलब समझिए बच्चों, देखो ये होता बिल्कुल इजी है, लेकिन मतलब ना समझने के कारण आप जो है इस प्रश्न को छोड़ के चले आते हो। इसको बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि हो ना हो सही होता ही होता है। अगर आप जानते हैं तो 100% सही होता है, नहीं जानते हैं तो भी आप सही करके आते हैं। अगर कुछ सजेशंस का यूज करो तो देखो सजेशंस यही है कि पंक्चुएट का मतलब होता है सही चिन्ह दर्शाना, सही कॉमा दर्शाना, सही फुल स्टॉप दर्शाना। ठेठ भाषा में मैं बताऊं तो ये होता है। कैपिटल लेटर्स का ध्यान रखना, स्मॉल लेटर्स का ध्यान रखना, क्वेश्चन मार्क्स का ध्यान रखना, कामा, इन्वर्टेड कामा का ध्यान रखना, ठीक है। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है सीखा सैड टू हर फ्रेंड। सीखा में देखो भाई हम जानते हैं कि पहला अक्षर कैपिटल होता है किसी भी सेंटेंस का। यहाँ पर एस को स्मॉल दे देगा, तो पहली गलती इसने किया कि यस स्मॉल दिया, इसको हम कैपिटल करेंगे। तो आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे। सीखा सैड टू हर फ्रेंड है, फ्रेंड के बाद
होना चाहिए कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, जैसा कि आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बताया गया। तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा इन्होंने छोड़ दिया है, तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा आप लगाएं। वाई लिखा हुआ है, वाई हैड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे। अब ये वाई लिखा था तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना ही होना चाहिए, तो इस बात का आप ध्यान रखें। अगर वाई वाट न रहे ये सब चीज़ें तो आपको फुल स्टॉप लगाना होता है। चलिए बहुत समय हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो चिन्हों का ध्यान रखना है, इसमें चिन्ह लगा देंगे तो आपको 1 या 2 नंबर जो भी है आपको मिल जाएगा। चौथा क्वेश्चन होगा फ्रेम ए करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स। आपको बताया गया है, फिर भी एक बार रिवाइज कर देता हूँ। इसमें ये होता है कि वर्ड्स इधर उधर दिए रहते हैं, सब कुछ सही होते हैं लेकिन वर्ड्स इधर उधर होते हैं, उनको आपको रीऑर्डर करना होता है, सही से सजाना होता है। कौन आगे होगा, कौन पीछे होगा, कौन बीच में होगा, कौन किसके बाद होगा, ये चीज़ का ध्यान रखना होता है। अगर आपको सूत्र पता है, सब्जेक्ट वगैरह, कर्ता, क्रिया, कर्म जो हमने बताया था, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप करते हैं तो 99% सही होने के चांसेस होते हैं। अगला क्वेश्चन होगा 5वां, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। मतलब ये खाली स्थान दिया रहेगा और ये एक प्रकार का वर्ड है और इसमें कुछ इसकी अक्षर जो होती हैं, लेटर्स जो होते हैं, उनको साइलेंट कर दिया गया होता है। साइलेंट का मतलब रिमूव कर दिया गया होता है और उसको वहाँ पे आपको फिलअप करना होता है। तो अगर आपका वर्ड पावर सही है तो आप समझ जाते हैं कि क्या क्या फिलअप होगा। 6वां क्वेश्चन जो होगा ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, अर्थात इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है हिंदी को। ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मीनिंग्स की थोड़ी प्रॉब्लम होती है कभी कभार, 1-2 मीनिंग नहीं आती है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आता है उतना ही कीजिए, जो चीज़ नहीं आता है उसको नहीं भी करेंगे तो चलेगा। जितना आप करेंगे उतना नंबर आपको मिलना ही मिलना है। सेक्शन डी में आ जाएं तो सेक्शन डी होगा लिटरेचर से आपका 7 नंबर क्वेश्चन होगा रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। अर्थात निम्नलिखित जो है पैसेज को आप पढ़िए और उसके नीचे जो क्वेश्चन दिया गया है उसका आंसर दीजिए। 2 क्वेश्चन दिया गया है और दोनों का आंसर देना है। तो इसको आप पढ़ेंगे, इसको आप पढ़ेंगे तो इसी के अंदर ये इसके आंसर आ जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है व्हाट डिड बिगिन टू फॉल अलॉन्ग विथ रेन, अर्थात रेन के साथ, बारिश के साथ क्या चीज़ गिरना प्रारंभ हो गया। तो आप लोग जानते हो कि ओले गिरना प्रारंभ हो गए थे, तो वाट की जगह पर आप लगा सकते हैं कि ओले जो है गिरना जो है प्रारंभ हो गए थे बारिश के साथ साथ। हेल स्टोन जिसको हम कहेंगे, हेल स्टोन डिड बेगिन नहीं लगा सकते हैं, टेंस के अनुसार ही चलेंगे, ठीक है। तो बेगिन का सेकंड फॉर्म यहाँ पर लगाएंगे टू फॉल एंड अलोंग विथ द रेन। तो ये सब चीज़ें आपको लिखवाया भी गया है, ये चीज़ यहाँ पर बता के हम टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। वाई डिड द बॉयज़ गो आउट, बच्चे बाहर क्यों गए, तो बच्चे बाहर गए थे पर्ल्स, जो मोती गिर रहे थे, मोती अर्थात बर्फ़ गिर रहे थे, उनको लूटने के लिए। चलिए अच्छी बात है, छोटे बच्चे जाते हैं, अच्छा लगता है बचपन में ये सब चीज़ें। 8 नंबर देखिए आंसर 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। निम्नलिखित में से 60 वर्ड में किसी एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भाई देखो ध्यान देना, दोनों क्वेश्चन को करने की कोशिश मत कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन करना है 8 नंबर में। अब इसमें से जो आता है वो कीजिए, जो अच्छा लगता है वो कीजिए। दोनों अच्छा लगता है तो दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है उसको कीजिए। ये सब चीज़ पढ़ाया गया। हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ एन ए फ्रैंक, ये सब चीज़ें बताया गया है। अगर बाय द वे क्वेश्चन बाहर से आ जाता है, बाहर का मतलब बाहर से नहीं आएगा, बुक से ही आएगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो लिखवाए हैं, हम जो बताए हैं वो चीज़ नहीं आता, उससे थोड़ा सा अलग हट के आ जाए, तो उसको भी परेशान ना होइए, उसको टच कीजिए, उसको पढ़िए, उसको समझिए क्या कहना चाहता है और उसको अपने अकॉर्डिंग आंसर देने की कोशिश कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स इच। अब देखो इसमें 3 क्वेश्चन दिया रहेगा और इसमें से सिर्फ 2 क्वेश्चन करना है, 2 क्वेश्चन करना है, 2 क्वेश्चन करना है। याद रखिएगा 3 क्वेश्चन दिया है, इसमें से 2 क्वेश्चन करना है। ऐसा ना सोचें कि केवल 1 क्वेश्चन करना है और ऐसा भी ना सोचें कि तीनों क्वेश्चन आपको करना है। इन बातों का ध्यान रखना है, इंग्लिश में हम काफ़ी कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो 2 क्वेश्चन करना है और ये होगा आपका प्रोज से, जो आपकी बुक है उससे होगा। अगला होगा 10 नंबर मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विथ देयर मीनिंग्स इन लिस्ट बी। तो ये मैचिंग वाला है, मैचिंग करना है, एरो के थ्रू मैचिंग कीजिए, या कुछ बच्चे जो है ऊपर नीचे लाइन से करके लिख देते हैं, तो दोनों ही सही है, आप अपना अपना तरीका यूज कीजिए। ये मीनिंग के ऊपर डिपेंड होता है, मीनिंग आप कितना जानते हैं। 11 नंबर होता है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। निम्नलिखित को पढ़िए और आंसर दीजिए। तो चलिए भाई देखिए इसमें क्या है,
द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, ठीक है ना। तो अब इसमें से ये चीज़ आपको पढ़ाया गया, इसमें से क्वेश्चन दे दिएगा वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, पोएट जो है कवित्री जो है कहाँ खड़ी हैं, तो आप बता देंगे हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ी हैं, ठीक है ना। और दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया गया पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन स्टांजा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, बार बार कविता में पूछा जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। राइमिंग वर्ड क्या होता है, राइमिंग वर्ड एक बार फिर से बता देते हैं, हालांकि क्लास में बता चुके हैं। जो लास्ट की मीनिंग होती हैं कविता में लास्ट की मीनिंग वह किसी दूसरी मीनिंग से अगर मिलती हैं तो वो राइमिंग वर्ड कहलाती हैं। भाई अभी भी नहीं समझे तो चलो एग्जांपल के थ्रू देखो। यहाँ पर द वे ए क्रो था, क्रो CROW, लास्ट में OW लगा हुआ है। अब देख सकते हैं तीसरी लाइन में द डस्ट ऑफ स्नो में स्नो जो है उसमें भी OW लगा हुआ है, अर्थात क्रो और स्नो ये दोनों राइमिंग वर्ड है, ये दोनों राइमिंग वर्ड है। उसी प्रकार दूसरी लाइन में लास्ट में मी लिखा है और चौथी लाइन में लास्ट में ट्री लिखा है, तो मी पढ़ेंगे ट्री पढ़ेंगे, मी पढ़ेंगे ट्री पढ़ेंगे, ये दोनों भी राइमिंग वर्ड है। तो भाई दोनों को लिख देना है और 2 नंबर उठा लेना है आराम से। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम, सिंपल सी बात है भाई, सेंट्रल आइडिया मैंने आपको रिकमेंड नहीं किया कि सेंट्रल आइडिया आप याद करो, ठीक है, याद किए हो तो और अच्छी बात है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि अथवा वाला क्वेश्चन जो राइट 4 लाइन्स फ्रॉम वन ऑफ द पोएम गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, अपनी टेक्स्ट बुक से एक 4 लाइन की पोएम लिखिए, लेकिन ब्रैकेट में निर्देश भी दिया है कि डू नॉट कॉपी आउट द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। इस क्वेश्चन पेपर में जो कविता दी गई है, जो पोएम दी गई है, उस पोएम को कॉपी करके यहाँ पर ना लिखें, लेकिन क्योंकि ये नकल हो जाता है, इसको नकल कहते हैं, इसको चालाकी कहते हैं। तो भाई देखो सेंट्रल आइडिया मत याद करो, 4 लाइन की पोएम याद करो। ये मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि 4 लाइन की जो पोएम होती है उसमें पूरा का पूरा नंबर अर्थात 4 नंबर मिलने के चांसेज होते हैं अगर आप गलतियाँ कामा, फुल स्टॉप, कॉलन मार्क, सेमी कॉलन मार्क, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं और लाइंस का ध्यान रखते हैं तो। लेकिन सेंट्रल आइडिया में अक्सर ऐसा हुआ करता है कि अगर 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया है तो कभी आपको 4 नंबर मिलने वाला नहीं है, 3 नंबर या 2 नंबर मिल जाता है। तो भाई देखो आप बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हो, एक नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं तो हम चाहेंगे कि आप भी अच्छे से अच्छे नंबर लाइए। 1 नंबर कम होता है तो बहुत ही परेशानी होती है, बहुत ही दुख होता है हमें। चलिए कोई बात नहीं, जितना नंबर लाना होगा उतना आप लाएंगे, खुशी से पेपर दीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड। देखिए भाई इसमें 3 क्वेश्चन हैं, मेरे हिसाब से ये सप्लीमेंट्री है। 3 क्वेश्चन हैं, इसमें से 2 क्वेश्चन करने हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको क्वेश्चन आ रहा हो उसको सॉल्व कीजिए। आंसर 14 नंबर देखते हैं। तो आंसर 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड, 60 वर्ड में आपको लिखना है इस क्वेश्चन का आंसर। गिव ए कैरेक्टर, इसके साथ भोली, अगर भोली का लिखवाया गया तो अच्छी बात है, नहीं लिखवाया गया तो भाई भोली के बारे में जितना कुछ जानते हो सब कुछ यहाँ पे छाप दो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था इसमें, मतलब दोनों में से कोई एक करना था। हाउ डिड एवराइट डिस्कवर एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं, यहाँ पर मैं सिर्फ बता देता हूँ झटके में। 15 का ये देखिए, पॉइंट आउट ट्रू एंड फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और इसमें आपसे पूछा गया है कि ट्रू कौन है, फॉल्स कौन है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ट्रू हो, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों फॉल्स हो, ऐसा हो सकता है कि पहला ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो, और ऐसा भी हो सकता है कि पहला फॉल्स हो दूसरा ट्रू हो। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, मटिल्डा ऑलवेज रिमेंड हैप्पी, जेम्स हैरियट वाज वेटरनिटी सर्जन। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ करके और समझ सकते हैं। पढ़ करके ही नहीं, आप किताब में पढ़े होंगे, आपके स्कूल में पढ़ाया गया होगा, कोचिंग में पढ़ाया गया होगा, तो आप समझ सकते हैं कि क्या सही होगा और क्या गलत होगा। पढ़ने से ही समझ में आ जाता है। बी वाले में देखें तो सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये भी आपकी बुक से होगा और ये ऑप्शनल होता है, और इसमें कोई एक सही होता है और उसको आपको सही करना होता है। जैसे लिखा है ग्रिफिन वाजे, ग्रिफिन था, एक था, क्या था, तो शॉपकीपर था, दुकान वाला था, लैंडलॉर्ड था, ज़मीन का मालिक था, साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक था। हाँ भाई वैज्ञानिक था, मेरे को तो जहाँ तक पता है कि वह एक वैज्ञानिक था, तो ये वाला सही होगा। तो इस पर आप टिक मारेंगे कॉपी पेपर पे टच नहीं कीजिएगा पेन से। अगला क्वेश्चन होगा इसमें, रामलाल एल्डेस्ट डॉटर वाज, रामलाल की बड़ी लड़की का क्या नाम था। तो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इस तरह से आपका पेपर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो आशा करते हैं कि पेपर को आप पूरी तरह से अच्छे तरह से समझ लिए हैं और इसको वीडियो को अच्छे से देख करके और जाइए और शांति से पेपर दीजिए और अच्छे से नंबर लाइए।
चलते हैं, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए हमारे चैनल संगम कोचिंग को।